इमेजिन अचानक आप अपने पिता को खो देते हैं और आपकी माँ भी आपको छोड़कर चली जाती है। इमेजिन आप अपना सारा बचपन फॉस्टर हाउस और ऑर्फनेजेस में बिताते हैं। आप फार्म्स में काम करते हैं, वो भी बिना पैसों के। ये ब्रूटल रियलिटी है डोमिनोज पिज्जा के फाउंडर की। इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को बदलकर एक $1 बिलियन कंपनी बनाई। ये बिल्कुल भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सक्सेस स्टोरी नहीं है। डोमिनोज ने मल्टीपल स्कैंडल्स फेस किए हैं, जिसमें उनके डेडली ड्राइवर्स पर $1 मिलियन लॉसूट्स फाइल किए गए थे, एक डिस्गस्टिंग वायरल वीडियो जो उनके रेपुटेशन को खराब कर रही थी, और उनके बिजार मैस्कॉट की वजह से लिटरल हॉस्टेज सिचुएशन। एक ऐसा वक्त जब डोमिनोज ने खुद एडमिट किया था कि उनके पिज्जाज बेकार हैं। एट टाइम्स डोमिनोज की स्टोरी एक ट्रेजेडी है, वहीं दूसरी ओर ये एक इनक्रेडिबल स्टोरी है इनोवेशन एंड परसीवरेंस की। ये कहानी लेसन्स, कंट्रोवर्सी एंड मल्टीपल ट्विस्ट से भरी है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने भी डोमिनोज की स्टोरी इस तरह से बताई होगी। So sit back and relax क्योंकि हम जाने वाले हैं डोमिनोज की हिस्ट्री की इनसेन जर्नी पर। थॉमस मोनेगन का जन्म 25 मार्च 1937 को एन आर्बर मिशिगन में हुआ था। उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और उनकी मां नर्सिंग स्कूल फिनिश कर रही थी। फैमिली की हालत इतनी अच्छी तो नहीं थी, बट फिर भी ठीक ठाक थी। हालांकि टॉम और उनके छोटे भाई जिम का बचपन ठीक था, पर यह ज्यादा दिन तक नहीं रहा। जल्द ही टॉम के पिता को उनके एब्डोमेन में सीवियर अल्सर्स की वजह से इन्फेक्शन हो गया। 1941 के क्रिसमस ईव पर जब टॉम 4 साल के थे, उनकी मौत हो गई, और उस मोमेंट से टॉम का हैप्पी चाइल्डहुड किसी डरावने नाइटमेयर में बदल गया। उनके पिता की मौत के बाद शुरू के कुछ हफ्ते काफी बुरे थे। टॉम फ्यूनरल होम में जाते थे और जहां उनके पिता कास्केट में रखे हुए थे, वो वहां अपने पिता को जगाने के लिए जोर जोर से रोते थे। मीनवाइल पिता की इनकम ना होने के कारण उनकी मां ने अपना नर्सिंग प्लान छोड़ दिया और आर्गस कैमरा कंपनी में एक जॉब ले ली, जहां उन्हें $27.5 पर वीक मिलते थे। अनफॉर्चुनेटली जल्द ही ये क्लियर हो गया कि वो 2 बच्चों को अकेले नहीं पाल सकती। फिर उन्होंने टॉम और जिम को एक फॉस्टर हाउस में डाल दिया। उनका प्लान था नर्सिंग कंप्लीट करके हाई पेइंग जॉब लेना, और इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती जब उन्हें वो अफोर्ड कर पाती। बट इन रियलिटी इसमें 7 साल लग गए, और इस पूरे वक्त में उन दोनों भाइयों ने कई सारे फॉस्टर होम्स और ऑर्फनेजेस बदले। उनके बहुत स्ट्रगल्स रहे, और टॉम के पहले फॉस्टर पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट और कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को आर्ग्यू करते थे। देन 2 साल बाद उस फॉस्टर पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो टॉम और जिम की देखभाल नहीं कर सकते। सो उन्होंने उन दोनों भाइयों को एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल सेंट जोसेफ्स होम फॉर बॉयज भेज दिया, जो एक ऑर्फनेज और एक स्कूल दोनों था। टॉम ने बताया कि यहाँ पर वो बहुत ही अनहैप्पी थे। स्कूल के पहले दिन ही उनके दूसरे लड़के से लड़ाई हो गई थी। इनफैक्ट टॉम उससे काफी छोटे थे और कई बार उनकी काफी पिटाई भी हुई थी, बट उनके फियर्स टेम्पर की वजह से वो फाइट बैक करे। वहाँ के टीचर्स भी काफी ब्रूटल थे। वहाँ छोटी सी गलती की भी बड़ी सजा थी। बोर्डिंग स्कूल से ही टॉम अक्सर अपने लिए डिफरेंट सपने देखते थे। उन्होंने एक दिन क्लास में बताया कि जब वो बड़े होंगे तब वो प्रीस्ट, आर्किटेक्ट और डेट्रॉइट टाइगर्स के लिए शॉर्ट स्टॉप बनना चाहते हैं। क्लास के सारे बच्चे उनकी बात पर हंस दिए, बट टॉम के काफी सारे एम्बिशन थे। डिस्पाइट हाउ चैलेंजिंग लाइफ वाज, टॉम लोगों से कहते रहते थे कि वो एक दिन बहुत रिच एंड फेमस बनेंगे। एंड वो बोर्डिंग स्कूल आज भी टॉम के स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और टफ माइंडसेट का एक एग्जांपल देते हैं, दैट यू शुड नॉट गिव अप। बाय 1949 टॉम की माँ वापस आ गई। वो अब एक क्वालिफाइड नर्स थी एंड दोनों भाई अब वापस उनके साथ रह रहे थे, क्योंकि उनकी माँ को अब ये यकीन हो गया था कि वो अपने बच्चों को पाल सकती हैं। वो गलत थी। उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थे और टॉम को अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और जॉब्स करनी पड़ती थी। उन्होंने न्यूज़पेपर बेचने वाली जॉब की, समर्स में चेरीज लेकर घर घर में बेचे, और उन्होंने जूस भी बेचा घर घर जाकर। और हर इस जॉब में उन्होंने बस ये ट्राई किया कि वो और एफिशिएंट कैसे हो सकते हैं जिससे और पैसे कमा सके। और ये टॉम का पहला टर्न था सेल्स और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। उन्हें मजा आ रहा था, बट उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं थी। वो और उनकी माँ के बीच हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे। उन दोनों के रिश्ते में दरार आ रहे थे। इवेंचुअली उनकी मॉम ने उनको और उनके भाई को फॉस्टर होम में भेज दिया। वो दोनों अपनी माँ के साथ सिर्फ 1 साल ही रह पाए थे, बट एक दिन वो थक हार कर ये बोल ही दी कि वो उनकी माँ और पिता एक साथ नहीं हो सकती। सो एक बार फिर से ये दोनों भाई अलग अलग घर में रहने लगे। ऑल्दो एक पॉइंट पर टॉम के छोटे भाई को अपनी माँ के साथ रहने का मौका मिला, पर टॉम को फार्म भेज दिया गया और वो वहाँ बहुत देर तक काम करते थे। बट फार्म में काम करते वक्त टॉम को एक एहसास हुआ। उन्होंने बताया, कीचड़ मिट्टी में काम करते वक्त मैं खड़े रहते रहते महसूस किया कि मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ। जब मुझे अपने स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर कंसंट्रेट करना चाहिए था, उस वक्त मैं ख्यालों में डूबा था। तब मैं समझ गया मैं प्रीस्ट बनूंगा। नन्स के साथ बिताए हुए वक्त ने उन्हें बहुत इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने मिशिगन के सेंट जोसेफ सेमिनरी में अप्लाई किया। वो खुश हो गए जब 1952 में उन्हें एडमिशन मिली। टॉम को ये घर जैसा लगा। उन्हें लगा कि यही उनकी डेस्टिनी थी। बट 1 साल से भी कम में उन्हें निकाल दिया गया। टॉम ने बाद में बताया कि वो थोड़े बहुत नटोरियस थे।
छोटे मोटे रूल तोड़ना, जहां बात ना करना वहां बात करते थे, बट नथिंग सीरियस। टॉम का मानना था कि उन्हें निकालने का रीजन था सिर्फ उनकी माँ का लेटर, जिसमें उनकी माँ ने पूछा कि वो कभी घर पर कोई लेटर क्यों नहीं भेजते, क्योंकि बाकी लोग भेजते थे। बट क्योंकि टॉम की रिलेशनशिप थोड़ी अलग थी, वो अपनी आंट को लेटर लिखते थे। बट सेमिनरी में स्ट्रिक्ट फैमिली वैल्यूज थे, तो टॉम को कहा गया था बैग पैक करने। उनका प्रीस्ट बनने का सपना टूट गया था। उन्होंने कहा था, मैं इतना टूटा हुआ कभी महसूस नहीं किया हूँ। बिना किसी ऑप्शन के टॉम को अपनी माँ के पास वापस जाना पड़ा। ना ही टॉम और उनकी माँ दोनों खुश नहीं थे एक दूसरे को देखकर, और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स फिर से शुरू हो गए। अब सही मायने में दोनों की ही गलती थी। उनकी माँ को गुस्सा आता था और मूड स्विंग्स होते थे, वहीं टॉम बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव और अग्रेसिव थे। वो एक बुरा कॉम्बिनेशन था, और अब भी वो फाइनेंशियली वीक थे। टॉम के कपड़े और जूते दोनों फटे हुए थे, और इससे वो स्कूल में काफी एम्बैरेसिंग फील करते थे। उनके पास एक चीज थी, वो थी पुरानी कार, जिसे टॉम एक दिन अपनी माँ को बिना बताए लेकर चले गए। उनकी माँ इतनी परेशान हो गई कि वो पुलिस बुला ली। टॉम अपनी माँ से इतना गुस्सा थे कि उन्होंने वो रात जेल में बिताना ज्यादा बेहतर समझा, रादर देन अपनी माँ से माफी मांगने के। बट उन्हें लगा ये नॉर्मल फाइट है, जैसे हमेशा होती रहती है, पर ये नहीं थी। कई दिनों बाद जब टॉम घर की ओर वापस जा रहे थे, पीछे से एक कार आती है और कहती है कि ये रहे पेपर्स तुम्हारे जुवेनाइल डिटेंशन के, जो तुम्हारी माँ ने फाइल किए हैं जब तक तुम 18 के ना हो जाओ। सो जस्ट टू रिकैप, उनके पापा के मौत के बाद टॉम को फॉस्टर होम्स में भेजा गया, देन नन्स के बोर्डिंग स्कूल में, जब वो वापस आना चाहते थे तो फार्म्स में, और अब जुवेनाइल डिटेंशन में। टॉम काफी गुस्से में थे। उनकी नजरों में उनकी माँ ने उनका प्रीस्ट बनने का सपना तोड़ा, और अब उन्हें किसी क्राइम के बिना ही सजा मिल रही थी। उन्हें एसेंशियली जेल भेजा जा रहा था। टॉम को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्रिमिनल जैसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। टॉम ने पूरे हाई स्कूल के जूनियर ईयर को डिटेंशन होम में गुजारा, और ये उनके लाइफ का डार्केस्ट टाइम था। बट लकीली टॉम को गुड न्यूज मिली। जब उनकी आंट पेग को उनके हाल का पता चला, तब उन्होंने टॉम की कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में पिटीशन किया। टॉम की उनके आंट अंकल से अच्छी बनती थी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद टॉम की लाइफ स्टेबल और नॉर्मल लगी। टॉम अभी भी ऑड जॉब्स करते थे पैसों के लिए। वो बोलिंग एली में काम किए, बस बॉय बने, और काउंटलेस अदर्स। बट काम और गर्ल रिस्ट्रिक्शन के बाद टॉम स्कूल में अच्छा नहीं किए। उनको चिंता ही नहीं थी, और एक बार तो ऐसा लगा कि वो हाई स्कूल पास ही नहीं हो पाएंगे। जब वो अपनी आंट की आंखों में ग्रेजुएशन को लेकर खुशी देखे, तब वो मेहनत करना शुरू किए। टॉम ने अपने टीचर्स से कहा कि वो उन्हें एग्जाम देने दें, और वो अपने क्लास के पासिंग लिस्ट में सबसे नीचे आए, बट ग्रेजुएट हो गए। उनकी ईयर बुक में लिखा हुआ था कि मैं जितना अच्छा करने की कोशिश करता हूँ उतनी चीजें बुरी होती है, बट मैं अब भी कुछ बेहतर कर सकता हूँ। टॉम ने फेरिस स्टेट कॉलेज में एनरोल किया, और इस बार उन्होंने खूब मेहनत की। उन्होंने अच्छे ग्रेड्स लाए और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में उन्हें ले लिया गया। हाउएवर वो ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पाए, बट उन्होंने सुना कि उनकी कॉलेज फीस पे कर दी जाएगी जब वो आर्मी ज्वाइन करेंगे। सो टॉम ने फिजिकल टेस्ट्स कराए और कुछ पेपर्स भी साइन किए। यहाँ एक ट्विस्ट है। फॉर्म साइन करते करते उन्होंने पढ़ा कि ये आर्मी नहीं, ये तो मरीन कॉर्प्स है। टॉम सेड, वेट, इज दिस द आर्मी और मरीन कॉर्प्स? एक आदमी ने तुरंत पलटकर बोला, ये मरीन कॉर्प्स ही है डमी। बट दिस टाइम टॉम के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें मरीन्स के लिए अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ चाहिए थी, एंड यस, वो अच्छी कर लिए। वहां रहते हुए उन्होंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी, एंड लेटर उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि अगर मैं मरीन सर्वाइव कर रहा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। वेल, मरीन्स के टाइम पे टॉम हमेशा डे ड्रीम करते थे अपने फ्यूचर एम्पायर के बारे में। वो ड्रीम कार, घर और प्राइवेट प्लेन्स। एंड सो 1959 में जब टॉम को मरीन से ऑनरेबल डिस्चार्ज मिला, उन्होंने तुरंत ही अपने ड्रीम पर काम करना शुरू किया। इस टाइम तक उन्होंने $2000 जमा कर लिए थे कॉलेज फीस के लिए। अनफॉर्चुनेटली फिर से टॉम की लाइफ प्लान के हिसाब से नहीं चली। कॉलेज शुरू होने के पहले ही टॉम के साथ एक स्कैम हुआ और उनके सारे पैसे चले गए। ये सब शुरू हुआ एक मुलाकात से। एक आदमी जिनका नाम था जॉन रायन, उसने कहा वो ऑयल बिजनेस में काम करता है। उसने टॉम को फेक स्टोरी सुनाई और इसे इम्प्रेस कर लिया कि वो एक इन्वेस्टर बने। एज अकॉर्डिंग टू हिज स्टोरी, वो बस एक इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, और इसकी मदद से वो टॉम को स्कैम करने में सक्सेसफुल रहे। वो भी ये कहकर कि वो उनकी कंपनी में पार्टनर बन रहे हैं। उसने तो कहा था कि गारंटीड प्रॉफिट होगा कुछ ही हफ्तों में, बट वो कभी नहीं हुआ। टॉम की फी मनी चली गई थी और उनके पास सिर्फ $15 ही बचे थे, और इन सब के ऊपर टॉम को सीवियर हेडेक्स हो रहे थे। ये दर्द इतना ज्यादा था कि टॉम कहीं और कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे थे। बाद में पता चला कि उनका ईयर ड्रम रप्चर्ड और इन्फेक्टेड है। बट कुछ टाइम बाद फिर से टॉम सेविंग्स करना शुरू किए और एक एक पैसे बचाए, जिससे वो कॉलेज में एडमिशन ले सके। और इस बार सिचुएशन डिफरेंट थी। उनके पास बुक्स के लिए पैसे नहीं थे, और वो इतना काम करते थे कि उनके पास क्लासेस के लिए भी टाइम नहीं था। सो उन्होंने कसम खाई कि मैं और ज्यादा पैसे सेव करूंगा और अगले सेमेस्टर में आऊंगा। एज वी कैन से, टॉम की शुरुआती जिंदगी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई थी, और फिर से सब कुछ रिपीट हो रहा था। जैसे ही प्रोग्रेस होती थी, पीछे हो जाते थे।
जो कुछ चीजें खुद से करी हुई थी, जैसे वो आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर, वो ऑयल स्कैमर, बट अनडाउटेडली टॉम की शुरुआत तो खराब थी। इस न्यू सेटबैक को फेस करने के बाद टॉम ने और ज्यादा पैसे अर्न करने की कोशिश की और जल्द ही उन्हें न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर के एजेंसी में जॉब मिली और उन्होंने न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया और जल्द ही उन्हें बहुत सारे कस्टमर्स मिल गए उनके डो पे पेपर छोड़ने के लिए। ये टॉम का पहला डिलीवरी बिजनेस था, लेकिन शायद ये उनको पता नहीं था कि वो पूरे इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं अपने पिज्जा डिलीवरिंग से, वो भी डोर स्टेप्स पर। बट न्यूज़पेपर में काम करने का एक्सपीरियंस क्रूशियल था, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, उन्होंने स्किल्स बहुत सीखी। एक बार टॉम ने वैल्यू बना ली, उनके ओनर ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, लाइक बुक कीपिंग एंड डीलिंग विद सप्लायर्स। एक वक्त था जब ओनर ने तो टॉम को मेमो के बारे में बताया, बट यहीं पर टॉम ने बिजनेस के बेसिक्स के बारे में सीखा। बट इसे वो सिर्फ एंजॉय नहीं करते थे, वो इसमें अच्छे भी थे। और यहीं पे आउट ऑफ द बॉक्स एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई। एक दिन टॉम के भाई जिम एक बिजनेस आइडिया के साथ आए, एक आइडिया जो सब कुछ बदल देगा। टॉम के छोटे भाई जिम एक फुल टाइम मेलमैन थे, बट थोड़े और पैसे कमाने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे थे जिसके ओनर थे डोमिनिक डिवाटी। वहां काम करते वक्त जिम ने डोमिनिक को कहते हुए सुना कि उसका मिशिगन में भी एक रेस्टोरेंट था जो अब बंद हो चुका है, जो उन्हें बेचना है। रेस्टोरेंट का नाम उनके नाम पर ही था, डोमिनिक्स, और उसमें एक होल इन द वॉल पिज्जा एरिया भी था जहां सैंडविचेस मिलते थे। बट डोमिनिक को उसमें सक्सेस नहीं मिली और वो इसे जल्द से जल्द बेचना चाहते थे। वो स्टोर के लिए सिर्फ $500 से मांग रहे थे, बट इसके साथ $2000 का डेट भी था जो स्टोर के एक्चुअल बायर को पे करना था। स्टिल ये कंपैरेटिवली सस्ता था। जब जिम ने ये सुना वो एक्साइटेड हो गए। वो अपने भाई टॉम के पास गए और बोले कि क्या हम वहां साथ चल सकते हैं। सिंस जिम को लगता था कि वो ये अकेले नहीं कर पाएंगे, उन्होंने ये सोचा। वो स्टोर सिर्फ 7 घंटे ही खुलता था, शाम 5 बजे से 12 बजे तक। सो प्लान ये था कि जिम अपनी मेन टाइम जॉब जो कि एक मेलमैन की थी वो करते रहेंगे और टॉम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे। ये एक विन विन सिचुएशन थी एंड श्योर इनफ टॉम मान गए। उन दोनों के पास उतने पैसे नहीं थे, बट सारी सेविंग्स निकाल कर और $900 का लोन लेकर, जो कि एक पोस्ट ऑफिस क्रेडिट यूनियन से मिला था, उन्होंने स्टोर खरीद लिया। डोमिनिक डिवाटी ने बिजनेस का नाम चेंज नहीं किया और दोनों भाई वही नाम यूज करते रहे। डिवाटी ने उनके साथ अपना सॉस रेसिपी भी शेयर किया और पिज्जा बनाने की विधि भी, क्योंकि दोनों भाइयों में से किसी को पिज्जा बनाना नहीं आता था। फिर 2 लेयर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स को हायर करके डिलीवरी शुरू हो गई एंड डोमिनिक्स पिज्जा ऑफिशियली ओपन हो गया था 9 दिसंबर 1960 को। फर्स्ट वीक में उनकी टोटल सेल्स सिर्फ $99 की थी एंड टू बी ऑनेस्ट ये सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा था, क्योंकि फर्स्ट वीक में उनके पास फोन भी नहीं था। वो टोटली कस्टमर्स पे ही रिलाई कर रहे थे। बट जब सारी चीजें सेट होने लगी, प्रॉफिट्स आने लगे और सेल्स बढ़कर $750 पर वीक हो गई अप्रैल तक। मैं आपको बता दूं कि ये हार्ट वार्मिंग स्टोरी है 2 भाइयों की जिनके लाइफ की स्टार्टिंग काफी रफ थी, बट साथ में टीम अप करके इन्होंने अच्छी सक्सेस पाई। ये ऐसा नहीं है। मैक्सिमम सेल्स कॉलेज के बच्चों से आ रही थी और जब सेमेस्टर एंड हुआ तब सारे बच्चे वहां से चले गए और सेल्स नीचे गिरकर $200 पर वीक हो गई। धीरे धीरे जिम ने स्टोर में काम करना कम कर दिया, जिस वजह से दोनों भाइयों के बीच काफी बहस हो गई और काफी बार तो इतनी गंदी लड़ाई हुई कि प्लेट्स फेंके गए। और स्टोर खुलने के सिर्फ 8 महीने बाद ही जिम ने स्टोर छोड़ दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये आइडिया उन्हीं का था। बट जिम को ऐसा लगा कि जितना उन्होंने सोचा था उससे कई ज्यादा टाइम और एफर्ट लग रहा था स्टोर में। सिंस बिजनेस काफी कम था, जिम को ये अच्छा नहीं लगा कि वो अपनी स्टेडी जॉब को छोड़कर इसमें काम करे। वो बाहर गए। सो टॉम ने अपनी फोक्सवैगन बीटल उन्हें दे दी जो वो डिलीवरी के लिए यूज करते थे और बदले में 50% स्टेक ले लिए। वो शायद सोचे नहीं थे कि ये बिजनेस फ्यूचर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ का होने वाला है। एक पुरानी गाड़ी के बदले 50% ओनरशिप, नॉट अ गुड डील। अपने लाइफ में जिम, सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन ये सब बने, उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिली। बट गेटिंग बैक टू 1960s ये डील अच्छी थी। टॉम के पास एक स्ट्रगलिंग बिजनेस की 100% ओनरशिप थी एंड दस जिम के जाने के बाद टॉम के पास डोमिनिक्स में रहकर मेहनत करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वंस अगेन टॉम का कॉलेज जाने का सपना ही रह गया। उनके पास तो जिम भी नहीं थे हेल्प करने को, बट लाइक ऑलवेज टॉम को काम करना ही पड़ा। उन्होंने बताया कि उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब पूरे दिल से मैं एक पिज्जा मैन बनूंगा। टॉम जानते थे कि ये मुश्किल होने वाला है और एक पॉइंट पर पैसे की इतनी कमी हो गई थी कि उन्हें कुछ वक्त के लिए स्टोर में ही रहना पड़ता था, रात को सोना भी, ना ही उनके पास खाने के पैसे थे। वो अपने ही खराब हुए पिज्जा या फिर जो कस्टमर्स नहीं ले गए हैं उन्हें खाते थे। टॉम हफ्ते में 100 घंटे काम करते थे एंड स्लोली बट श्योरली उनकी प्रोग्रेस हो रही थी। उन्होंने 2 और एम्प्लॉयज को पिज्जास बनाने के लिए हायर कर लिया था। इसी दौरान वो हर हफ्ते $400 का प्रॉफिट भी बना रहे थे।
और जब वो स्टोर में काम नहीं कर रहे थे उस वक्त वो मार्केट रिसर्च करते रहे। उन्होंने नियर बाय एरिया के नियरली सारे पिज्जा स्टोर का सैंपल ले लिया, ये देखते हुए कि किसका क्या अच्छा है। रिसर्च के दौरान टॉम को लकीली एक लोकल ओल्ड इटालियन रेस्टोरेंट के ओनर से बात करने का मौका मिला जो सबसे अच्छा सॉस बनाता था। एंड लकीली उसने टॉम को अपनी सॉस की रेसिपी बता दी। टॉम ने इसी रेसिपी को डोमिनिक में यूज किया और इनके पिज्जास काफी बेहतर टेस्ट करने लगे एंड हेंस प्रॉफिट बढ़ने लगे। जैसे ही स्टोर के हालात बेहतर होने लगे, टॉम को लगने लगा कि उन्हें यही काम अब दूसरे कॉलेज टाउन्स में भी करना होगा। उन्हें किसी ने माउंट प्लेजेंट के बारे में बताया, जो सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी और वहां के 5000 स्टूडेंट्स का घर था। टॉम के दिमाग में यह तुरंत आया कि ये एक परफेक्ट प्लेस होगा अपने पिज्जा ब्रांच को डालने का। ऑफ कोर्स छोटे भाई जिम के बिजनेस छोड़ने के बाद टॉम को एक पार्टनर की जरूरत तो थी ही, क्योंकि एक स्टोर में वो रहते और एक स्टोर में पार्टनर। गुड न्यूज ये है कि उन्हें पार्टनर बस मिलने ही वाला है और बैड न्यूज ये है कि वो सब कुछ बर्बाद करने वाला है जो टॉम ने इतने मेहनत से बनाया। एक दिन जिम गिलमोर नाम का आदमी उनके स्टोर में आया। टॉम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया क्योंकि गिलमोर ने प्रीवियसली सिटी का वन ऑफ द बेस्ट नोन पिज्जा एरिया बनाया था। वो दोनों बैठकर पिज्जा बिजनेस के बारे में बात करने लगे। टॉम तुरंत ही इंप्रेस हो गए थे उनकी बातों से। गिलमोर ने यह एडमिट किया कि उनकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम की वजह से वो 2 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं, बट उसने कहा कि वो इससे ओवरकम कर लेंगे एंड बिजनेस में वापस आना चाहते हैं। टॉम उनकी बातों में आ गए और उनसे अपना आइडिया शेयर किया अबाउट द सेकंड स्टोर व्हाइल रनिंग द फर्स्ट वन। टॉम को शायद इस बात का एहसास भी नहीं था कि गिलमोर टॉम से यही सुनना चाहते थे। गिलमोर ने टॉम के प्रपोजल को सुनकर एक कंडीशन रखा कि उनको इक्वल पार्टनरशिप चाहिए। टॉम को पता था कि उनको हेल्प चाहिए तो वो एक्सेप्ट कर लिए। गिलमोर को 50% ओनरशिप के लिए $500 पे करने थे। ऑल्दो गिलमोर ने कह दिया कि उनके पास कैश नहीं है। टॉम को हेल्प की इतनी जरूरत थी कि उन्होंने गिलमोर की बात पर यकीन कर लिया, एसेंशियली अपनी कंपनी का आधा हिस्सा बिना डाउन पेमेंट के दे दिया और ये पैसे कभी वापस नहीं आने। ये डील उस ऑयल मैन स्कीम की तरह कोई स्कैम नहीं है जो टॉम की लाइफ में पहले हुआ था, बट इस डील को आगे चलकर द मोस्ट वन साइडेड पार्टनरशिप इन हिस्ट्री के तौर पर डिस्क्राइब किया गया। गिलमोर के पास अपना एक लॉयर था जिसने पार्टनरशिप के लिए अग्रीमेंट बनाया था जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर डेट्स को टॉम के नाम पर दिया गया। गिलमोर ने यह भी बताया कि वो अपनी डॉम कुक वाली जॉब भी करेगा क्योंकि डोमिनिक शाम को ओपन होता था और उसके पास स्टोर रन करने के लिए काफी वक्त था। इसका मतलब टॉम माउंट प्लेजेंट में अपना सेकंड पिज्जा एरिया चला सकते थे। इन थ्योरी सब सही लग रहा था, बट इन रियलिटी इट वाज अ डिजास्टर। गिलमोर के पहले डोमिनिक स्टोर के इंचार्ज बनते ही प्रॉफिट कम हो गई, सेल्स 3 गुना कम हो गई और गिलमोर टॉम से बिल्स पे करने के लिए और पैसे मांगने लगे। टॉम सेकंड स्टोर में काफी इंडल्ज थे। उन्हें बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि गिलमोर ने कितना खराब काम किया है। पिज्जा क्वालिटी इवेंचुअली गिरते जा रही थी और पैसे पिनबॉल जैसी चीजों पर खर्च हो रहे थे। टॉम को गिलमोर पर शक होने लगा था कि वो पैसे चुरा रहे थे, ऑल्दो वो इसे प्रूव नहीं कर पाए। खैर गिलमोर ने टॉम को काफी सारी एडवाइसेस दी थी, सो ये कहना गलत होगा कि उसने कुछ नहीं किया, बट ऐसा लग रहा था कि गिलमोर इतना ज्यादा काम करने के लिए तैयार नहीं था। टॉम नॉन स्टॉप काम कर रहे थे। वो हफ्ते भर कई घंटों के लिए जगे रहते। मीनवाइल गिलमोर अपनी मर्जी से काम करता था। दूसरे शब्दों में गिलमोर टॉम का फायदा उठा रहा था। इवेंचुअली तो गिलमोर की हेल्थ खराब होने लगी और दोनों ने पार्टनरशिप से स्प्लिट करने का डिसाइड किया। गिलमोर ने फिर से ऐसा ऑफर प्रपोज किया था जो रिडिकुलसली वन साइडेड था, जहां उसे जरूरत से ज्यादा पैसे मिलते। बट थैंकफुली इस बार टॉम ने अटॉर्नी हायर किया एंड इवेंचुअली लॉयर्स एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि टॉम और गिलमोर डिजास्टर्स पार्टनरशिप से बाहर निकले। इसका मतलब ये नहीं था कि टॉम की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, वो अब अकेले थे। उन पर प्रीवियस अरेंजमेंट का डेट भी बचा हुआ था। एक पॉइंट पर उनके अटॉर्नी ने उन्हें एडवाइस किया था कि वो बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दे, पर टॉम ने और ज्यादा काम करने का डिसाइड किया एंड इंडीड टॉम पूरे दिन काम करते थे। कई बार वो सुबह 4:30 बजे घर जाते। उनको अपना काम करना बहुत पसंद था और इसलिए वो इस पे मेहनत कर भी रहे थे और सून बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली थी। फरवरी 1962 की एक रात टॉम ने एक ट्रेनी को काउंटर पर छोड़कर खुद पिज्जा डिलीवर करने गए और इस डिलीवरी के वक्त उन्हें मार्जी नाम की एक लड़की मिली। अब ये बात और थी कि टॉम लड़कियों के साथ शाई फील करते थे और लगभग साल भर से वो किसी डेट पर भी नहीं गए थे क्योंकि ऑब्वियसली वो बिजी थे। वो मार्जी की तरफ इतने अट्रैक्ट हो चुके थे कि टॉम ने इवेंचुअली उसे डेट के लिए पूछा। जल्द ही वैलेंटाइंस डे आया और टॉम ने मार्जी के लिए हार्ट शेप पिज्जा भेजा। थर्ड डे तक टॉम श्योर थे कि शी इज द वन और 1 साल बाद उनकी शादी हो गई। उस वक्त टॉम 25 साल के थे, बट टॉम ने मार्जी से कहा था कि 30 साल की उम्र में वो मिलियनियर बन जाएंगे। वो इस बात पर हंस पड़ी, बट टॉम सीरियस थे। वो अपने गोल के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। टॉम का काम कई बार उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया।
एक रात टॉम काम से इतने स्ट्रेस्ड हो गए थे कि उन्होंने एक्सट्रीमली हैवी ड्रिंक कर लिया था और बुरा बिहेव करने लगे थे। वो मार्जी पे चिल्लाने लगे थे और जब वो काफी डर गई, इससे टॉम को और गुस्सा आया। इतना गुस्सा कि उन्होंने एक्सीडेंटली क्रिसमस ट्री तोड़ दिया था। अगले दिन उन्होंने कसम खाई कि वो दोबारा कभी ड्रिंक नहीं करेंगे। टॉम को हमेशा से काफी गुस्सा आता था और उनमें सेल्फ कंट्रोल भी नहीं था, बट ड्रिंकिंग के बाद वो और बदतर हो जाती थी। टॉम ने दोबारा कभी ड्रिंक नहीं किया, बट जल्द ही वो दूसरे आर्ग्यूमेंट में फंस गए। इस बार डोमिनिक डिवाटी, वो इंसान जो टॉम और उनके छोटे भाई को पिज्जा स्टोर बेचे थे। उनके बीच झगड़े का मामला बस ये था कि उनके स्टोर का नाम डोमिनिक्स था। बस यही प्रॉब्लम। डोमिनिक डिवाटी ने टॉम को बुलाकर कहा कि वो डोमिनिक नाम यूज ना करें, क्योंकि डिवाटी इसे खुद अपने दूसरे रेस्टोरेंट के नाम पर यूज कर रहे थे और उनके कस्टमर्स टॉम के स्टोर में आ रहे थे सेम स्टोर समझकर। अब ये सच था कि वो सेम नेम यूज कर रहे थे, बट वो दोनों डिफरेंट टाउन्स में थे। तो टॉम को लग रहा था कि ये इतना बड़ा इशू नहीं था। टॉम को लगने लगा कि डिवाटी को उनका नाम यूज करने से प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टेड उनके स्टोर में टॉम की वजह से बढ़ती हुई सक्सेस के कारण वो जेलस है। शायद डिवाटी को ये लगने लगा कि उन्होंने इतने सस्ते में उन्हें शॉप क्यों दे दी थी। डिवाटी ने अपने लॉयर्स को भेजकर टॉम को इन्फॉर्म किया कि वो नाम चेंज करें। एज टॉम शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उन्हें लगने लगा कि डिवाटी बस जेलस है और बस उनका स्टोर बंद कराना चाहते हैं। टॉम ये चिल्लाने लगा कि तुम देखो, मेरा पिज्जा तुमसे बेहतर है, इवन सॉस, मेरा सॉस तुमसे बहुत अच्छा है। बेसिकली ये बहुत अजीब हो गया था और जहां चीजें शांति से बन सकती थी वहां झगड़ा हो गया। टॉम के गुस्से की वजह से डिवाटी ने अपने लॉयर को फिर भेजा और अपना नाम चेंज करने के लिए ऑफिशियली इन्फॉर्म किया। टॉम का नाम ना चेंज करने का रीजन था कि वो इस एरिया में डोमिनिक्स को वेल नोन ब्रांड बनाना चाहते थे और इस मोमेंट पर नाम स्विचिंग से डेफिनेटली उनके बिजनेस को नुकसान होता। सो टॉम एडवाइस देने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास गए। फर्स्ट चॉइस वाज सिंपली इसे रीनेम करके टॉम के नाम पर रखा जाए, परहैप्स उनका सरनेम यूज करके मोरागन पिज़्ज़ास, बट इसमें वो किक नहीं मिली। सो एड एजेंसी ने बोला कि कुछ सिमिलर ही यूज करते हैं, क्योंकि ये लोगों के मन में बस चुका है। प्लस ये दौर फोन बुक्स वाला था, तो अगर टॉम डोमिनिक जैसा ही नाम ढूंढते तो फोन बुक में डोमिनिक के आसपास ही वो नाम मिल जाता। सो टॉम ने अपने एम्प्लॉयज को टास्क दिया कि वो ऐसे सिमिलर नेम सजेस्ट करें और उन सब ने कम से कम 100 डिफरेंट नेम सजेस्ट किए, बट एक भी पसंद नहीं आया। अंटिल वन डे टॉम के डिलीवरी ड्राइवर्स में से एक ने डोर से चिल्लाते हुए कहा, टॉम मुझे न्यू नेम मिल गया है, डोमिनोज। इसमें कुछ तो बात थी। टॉम ने तुरंत कहा, मिल गया मिल गया। टॉम वहीं पे डांस करने लगा और अब से वो डोमिनिक्स नहीं डोमिनोज हो गया। इसका मतलब ये भी था कि उन्हें नया लोगो भी चाहिए। इसके लिए उन्होंने लिटरल डोमिनो को चुना, उसमें ब्राइट कलर्स यूज किए जो स्टैंड आउट करे। सिंस उस वक्त टॉम के 3 स्टोर्स थे, डोमिनो में 3 डॉट्स आए। टॉम ने सजेस्ट किया कि जितने स्टोर्स बढ़ते जाएंगे उतने डॉट्स लगाते जाएंगे। टॉम जितना सोच रहे थे उन्हें शायद खुद भी पता नहीं होगा कि चीजें कितनी क्रेजी होने वाली थीं। वो जल्द ही कितने स्टोर्स मैनेज करने वाले थे। टॉम अब खुद बिजनेस चला रहे थे जिसका नाम डोमिनोज था और उनके वर्क एथिक, इम्प्रूव्ड सॉस और कॉलेज कैंपस के पास उनके होने के कारण बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। बट स्टिल ये काफी छोटा ऑपरेशन था जिसमें कपल ऑफ स्टोर्स ही थे। हाउएवर एक शाम आधी स्टाफ आई ही नहीं एंड सो टॉम ने डिसाइड किया कि ऑर्डर्स से इजीली डील करने के लिए वो मेन्यू को कम कर देंगे। इंटरेस्टिंगली इससे क्रूशियल डिस्कवरी हुई क्योंकि ये शाम उनकी वन ऑफ देयर मोस्ट प्रॉफिटेबल नाइट्स में से थी। टॉम ने रियलाइज किया कि फुल स्टाफ होने पर भी शायद सिंपल मेन्यू से काम अच्छा हो सकता था। अगले दिन टॉम ने डेटा देखा एंड रियलाइज किया कि 80% से ज्यादा ऑर्डर्स सिर्फ 12 इंचेस पिज्जा के थे। सो टॉम ने डिसाइड किया कि वो अब इसी साइज का पिज्जा बेचेंगे। जो कस्टमर्स को स्मॉलर पिज्जा चाहते थे वो प्रोबेबली 12 इंच पिज्जा खरीदते थे और ज्यादा पे करते थे, और जिनको बड़े पिज्जा चाहते थे वो मल्टीपल 12 इंच के पिज्जास खरीदते थे। 5 साइज ऑफर ना करके सिर्फ एक साइज का पिज्जा ऑफर करना वुड मेक इट पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर बेटर एंड फास्टर पिज्जास, हेंस मोर प्रॉफिट। आगे जाके उन्होंने 16 इंच पिज्जा भी ऐड किया, बट काफी लंबे वक्त तक डोमिनोज के पास सिर्फ 2 साइजेस थे, स्मॉल एंड लार्ज। लाइक इन द टर्म्स ऑफ ड्रिंक्स वो सिर्फ कोका कोला ही बेचे, सिंस वो सबसे पॉपुलर चॉइस थी। क्रस्ट के चॉइस में सिर्फ एक ही ऑप्शन था और टॉपिंग्स में सिर्फ 6, और किसी भी तरह नॉन पिज्जा मीन्स को मेन्यू से हटा दिया, लाइक सबमरीन सैंडविच। और ऐसे डोमिनोज ने मच सिंपलर मेन्यू ऑफर किया। इन सारी नॉन प्रॉफिटेबल चीजों को हटा के उनकी प्रॉफिट काफी बढ़ गई थी। लेस चॉइस होने के बाद भी लोगों को ऑर्डर कम नहीं हो रहे थे, बल्कि प्रॉफिटेबल आइटम्स ज्यादा ऑर्डर करने लगे एंड सडनली डोमिनोज सिंपल मेन्यू की वजह से खाना बनाने में ज्यादा तेज और ज्यादा एफिशिएंट हो गया था।
देयरफॉर जिस शाम टॉम को स्टाफ ना होने की वजह से अपने मेन्यू को कम करना था, वो एक डिस्गाइज में ब्लेसिंग था। उस पॉइंट से हमेशा टॉम ने सिंप्लिसिटी फॉलो किया जहां पॉसिबल होता। डोमिनोज का लिमिटेड मेन्यू कई डेकेड्स तक एग्जिस्ट किया, जिसमें कुछ चीजें ही ऑफर होती थी, जिससे उन्हें स्पेसिफिक चीजों में बेहतर बनने का मौका मिला, रादर देन कई सारी चीजों में एवरेज परफॉर्म करना। सिंपल मेन्यू से डिलीवरी भी फास्ट हो गई, जिसने टॉम को एक और अनयूजुअल बट वेरी सक्सेसफुल डिसीजन पर लाया था, जो था फ्री डिलीवरी। टॉम ने आसपास कई हजार लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जिसमें फास्ट फ्री पिज्जा डिलीवरी एडवर्टाइज कर रहे थे। ना ऑफ कोर्स कंपटीशन तो था, बट उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ डिलीवरी करने से इतने पैसे कमा सकते हैं। कई जगह फ्री डिलीवरी बस इनिशियल कस्टमर्स को दी जाती थी, बाकी कस्टमर्स को नहीं। टॉम ये जानते थे कि फ्री डिलीवरी बिजनेस के लिए की पार्ट हो सकती थी। टॉम ने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि वो अपने किसी भी स्टोर्स में सिट डाउन प्रोवाइड करेंगे ही नहीं। इंस्टेड वो फर्स्ट पिज़्ज़ेरिया बन गए जो पूरी तरह डिलीवरी पर फोकस करते थे। हाँ, डिलीवरी कॉस्टली तो थी, बट कई रेस्टोरेंट की तरह जहां सिट डाउनिंग होते थे, उन्हें हटाकर डोमिनोज अपने स्टोर्स को काफी छोटा बना सकते थे और सस्ते में चला सकते थे, जिससे रेंट और वेटर्स दोनों के पैसे बचते। टॉम को यकीन था क्योंकि डिलीवरी बिजनेस काफी टफ था, इसमें कंपटीशन काफी कम होता और टॉम सही थे। डिलीवरी ने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया। पिज्जा हट अपने रेस्टोरेंट्स में सिट डाउन डाइनिंग के लिए जाना जाता था। लिटिल सीजर्स कैरी आउट ऑर्डर्स में डोमिनेट करते थे एंड डोमिनोज डिलीवरी में फोकस करता था, मीनिंग 3 चेन्स सबका यूनिक सेलिंग पॉइंट। खैर, टॉम के डिलीवरी आइडिया से ऑर्डर्स तो बहुत आए, बट प्रॉब्लम्स भी काफी अराइज होने लगे। लाइक पिज्जा को गर्म और क्रिस्प रखना मुश्किल था जब डिलीवरी दूर जाती थी। सो टॉम ने इसके बारे में सोचना शुरू किया। वो मैन्युफैक्चरर से बात करने लगे कोरुगेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने के लिए जिसमें होल्स हो, जिसमें पिज्जा इंसुलेटेड रहे। उन्हें ऐसे बॉक्सेस चाहिए थे जिसमें पिज्जा ज्यादा देर तक गर्म रह सके और एक के ऊपर एक रखा जा सके, जिससे वो पिज्जा खराब ना हो। एज एक के ऊपर एक रखने से पिज्जा चिपक सकते थे। टॉम की न्यू कार्डबोर्ड डिजाइन की थिकनेस की वजह से उनकी प्रॉब्लम पोटेंशियली सॉल्व हो गई, क्योंकि कोरुगेटेड कार्डबोर्ड सिंगल लेयर ऑफ पेपर से ज्यादा मजबूत होता है, हेंस प्रोटेक्टिंग द चीज लेयर टू गेट स्क्वॉश्ड। शुरुआत में तो मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि इसका मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता। फिर टॉम ने कहा, इन दिनों अमेरिकन टेक्नोलॉजी स्पेस सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेज रही है, तुम मुझे कहते हो कि कार्डबोर्ड में सिर्फ एक होल करना मुश्किल होगा। टॉम ने उन लोगों को इंसिस्ट किया और वो उस आइडिया में वर्क करने लगे। इवेंचुअली बॉक्सेस बन गए और ये गेम चेंजर बना। डोमिनोज को पिज्जा बॉक्सेस में टिपिकल कोटेड पेपर बॉक्स की जगह पहला कोरुगेटेड कार्डबोर्ड यूज करने का क्रेडिट दिया जाता है। टॉम ने अब एक आइडियल चीप पिज्जा बॉक्स क्रिएट कर लिया था जो मास प्रोड्यूस कर सकते थे। इससे टॉम को अपने बिजनेस के दूसरे एरियाज के लिए न्यू आइडियाज इनोवेट करने के लिए एनकरेजमेंट मिली। डोमिनोज को अपने खाने को ज्यादा देर तक गर्म रखने के लिए पहला इंसुलेटेड डिलीवरी पाउच यूज करने के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है। टॉम ने अपने स्टोर में रिवॉल्विंग ओवन्स भी इंट्रोड्यूस किए जो कन्वेंशनल ओवन से कम स्पेस में ज्यादा पिज्जास बना सकते थे। इन अदर वर्ड्स, डोमिनोज तेजी से ज्यादा एफिशिएंट बन रहा था। धीरे धीरे जैसे चीजें ठीक हो रही थी, टॉम फ्रेंचाइजिंग के बारे में सोच रहे थे। इवन दो इस पॉइंट तक उनके पास 3 स्टोर्स थे जो फाइनेंशियली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फिर भी टॉम रुकना नहीं चाहते थे। उनको एक एम्पायर बनाना था। उन्होंने बाकी फास्ट फूड चेन्स के फ्रेंचाइजिंग सक्सेस को देखा था। इनफैक्ट पिज्जा हट ने 1966 तक ऑलरेडी 145 स्टोर्स फ्रेंचाइज्ड कर लिए थे। एंड सो इन 1967 टॉम ने भी दूसरे एंटरप्रेन्योर्स ढूंढना शुरू किए जो उन्हें स्टोर्स ओपन करने में मदद कर सकें और पैसे इन्वेस्ट कर सकें। एक बड़ा फैक्टर जिससे टॉम को सक्सेस मिली वो ये थी कि वो अपने स्टोर्स को कॉलेज के कैंपस के बीच और मिलिट्री बेसिस के बीच खोलते थे। इन दोनों जगहों में छोटे से एरिया में काफी ज्यादा लोग रहते थे जिन्हें चीप कन्वीनियंट मील चाहिए होती थी। वेरी क्विकली टॉम को कॉलेज स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स के बारे में समझ आ गया और डिमांड पता चल गई और जल्द ही डोमिनोज और कैंपसेस के बीच आने लगा। वो ये भी देखे कि कैंपस के फ्रंट में ना होकर बैक साइड में होना बेटर था जहां यूजुअली डॉर्म्स होते थे और फ्रंट में रिटेल शॉप्स। कॉलेजेस अपीलिंग थी बिकॉज वहां एडवर्टाइज करना आसान था। जब भी वो लोग कोई नया स्टोर ओपन करते तो कॉलेज की न्यूज़पेपर में सस्ती एड्स डालकर अपने पैसे बचा लेते थे। हाउएवर, जब टॉम को लगने लगा कि उन्होंने काफी बेहतर सिस्टम ढूंढ लिया है, तभी सब कुछ एक झटके में नीचे आ गया। चीजें अच्छी चल रही थी और इस न्यू फ्रेंचाइजी मॉडल के अच्छे काम करने से टॉम हर हफ्ते नया स्टोर डालना चाहते थे एंड बाय 1969 उन्होंने ऑलमोस्ट सक्सीड कर लिया। डोमिनोज ने 32 न्यू स्टोर्स ओपन किए। अनफॉर्चुनेटली जल्द ही ये क्लियर हो गया कि मोस्ट ऑफ देम बंद होने वाले थे और जल्द ही कंपनी को यह पता चल गया कि इन सारे अनप्रॉफिटेबल स्टोर से उन पर $1.5 मिलियन का डेट आया है। टॉम जरूरत से ज्यादा जल्द एक्सपैंड कर रहे थे। टॉम बैंक का कंट्रोल खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें प्राइसेस रेज करनी पड़ती एंड क्वालिटी लो करके कॉस्ट कम करना पड़ता। अनफॉर्चुनेटली इससे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई और सेवरल फ्रेंचाइजीज उन पर लॉसूट फाइल कर दी।
कंपनी महीनों तक अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाई। उन सब ने भी कंपनी के अगेंस्ट लॉसूट फाइल कर दी। बैंक रिलेशंस खराब होते थे, टॉम ने कंट्रोल वापस ले लिया और अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करने का डिसाइड किया। न्यू मॉडल में उन्होंने अपने फ्रेंचाइजीज को वन टाइम फी चार्ज करना बंद कर दिया, बट इसके लिए उन्हें 1 साल के लिए डोमिनोज स्टोर को सक्सेसफुली मैनेज करना था। इस तरह के अनकन्वेंशनल अप्रोच से उन्हें काफी फायदा हुआ। इससे फ्रेंचाइजी ओनर को एग्जैक्टली समझ आ रहा था कि उन्हें पहले क्या करना था, और इससे उन्हें एक्सपीरियंस और कैपिटल दोनों में सक्सेस मिली। टॉम की अगली मेजर इंप्रूवमेंट थी, उन्होंने एक बिग सेंट्रल लोकेशन बनाया जहां सारे इंग्रेडिएंट्स एंड सप्लाईज प्रिपेयर कर उन्हें डोमिनोज स्टोर भेजा जाता। टॉम को इससे पहले तो मच लार्जर वॉल्यूम्स में रॉ इंग्रेडिएंट्स खरीदने होते, जिस पर उन्हें डिस्काउंट मिलता। बट इसका ये मतलब भी था कि रादर देन हर स्टोर में ये चीजें खरीद कर प्रिपेयर करने से अच्छा था कि वो सेंट्रल हब में प्रिपेयर करते एंड इसे डिफरेंट डोमिनोज स्टोर में सप्लाई करते, जिससे कंसिस्टेंसी बेटर होती और सारे फ्रेंचाइजीज में क्वालिटी मेंटेन की जा सकती थी। इस सिस्टम ने एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म किया, क्योंकि इट मेंट हर डोमिनोज पिज्जा स्टोर अब छोटा हो सकता था, क्योंकि अब वहां लार्ज स्टोर रूम की जरूरत नहीं थी जहां पर सारे इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर किए जाते। एज अ रिजल्ट वो स्टोर्स के लिए सस्ते में रियल एस्टेट खरीद सकते थे और उन्हें चलाना भी काफी सस्ता पड़ता। सिंस टॉम के पास सेंट्रल हब था जहां सारी चीजें प्रिपेयर की जाती थी, उन सारे स्टोर्स को सिर्फ असेंबल, बेक एंड डिलीवर करना होता था, और इससे हैंडलिंग भी काफी इजी हो जाती। टॉम के इन इनोवेशन से खर्च कम हो गए और एफिशिएंसी बढ़ गई। एंड टू बी फेयर, बिजनेस ग्रो करने के लिए टॉम ने ऑनगोइंग मार्केट रिसर्च कंटिन्यू की, जिससे वो चीजों को और इंप्रूव कर सकते थे। वो लिटरली पूरे कंट्री के बाकी पिज्जा एरिया जाते और वहां एनालाइज करते कि नई चीजें क्या हैं सीखने के लिए, और कुछ नया मिलने पे वो अप्लाई करते। अल्टीमेटली मेहनत रंग लाई। टॉम ने सारे डेट पे कर दिए और अपने क्रेडिटर्स एंड फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ भी चीजें सॉर्ट कर ली। अब टॉम और डोमिनोज दोनों का फ्यूचर फिर से काफी बेटर लग रहा था। उनके पास फ्रेंचाइजी के लिए बेटर सिस्टम थी, स्टोर्स काफी एफिशिएंटली चल रहे थे, और उनके पास सेंट्रलाइज्ड प्रिपरेशन सिस्टम था जो गारंटीड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा था। बाय द एंड ऑफ 1969 टॉम के पास मिशिगन, वर्मोंट एंड ओहियो में 42 डोमिनोज पिज्जा स्टोर्स थे। बाय 1978 डोमिनोज के 200 आउटलेट्स बन चुके थे, और अब चीजें और क्रेजी होने वाली थी। डिलीवरी काफी वक्त से डोमिनोज का मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स का हिस्सा रही है, बट बाय द 80s उनके राइवल्स ने भी डिलीवरी में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया था। पिज्जा हट ने अपने पेरेंट कंपनी पेप्सिको के मैसिव सपोर्ट से हजारों सिट डाउन रेस्टोरेंट को डिलीवरी स्टोर्स में कन्वर्ट कर लिया था। दिस मंथ अब वो डायरेक्ट कंपटीशन थे और पिज्जा वॉर्स अब शुरू हो चुकी थी। बट टॉम के पास कंपटीशन में स्टैंड आउट करने के लिए आइडिया था, और 1984 में डोमिनोज ने 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवरी करना शुरू किया। ऐसा ना होने पर वो पैसे नहीं लेते। इससे सेल्स रॉकेट पकड़ ली। इससे बहुत कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए, या तो आपको फास्ट डिलीवरी मिली या फ्री पिज्जा। इस कैंपेन ने डोमिनोज के एक्सपेंशन को और तेज कर दिया। इन द 1980s डोमिनोज के पास 300 से बढ़कर 5000 स्टोर्स हो गए थे। वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रेस्टोरेंट चेन बन गए। डोमिनोज ग्लोबल लेवल पर पहुंचे और उन्होंने यूएस के बाहर अपना फर्स्ट स्टोर ओपन किया, पहले कनाडा और फिर दुनिया भर की सारी कंट्रीज में। वो फाइनली अपना मेन्यू एक्सपैंड करने लगे, जिसमें वो खाने की और चीजें देने लगे और नॉन पिज्जा आइटम लाइक चिकन विंग्स एज वेल एज एक्स्ट्रा लार्ज 30 स्लाइस पिज्जा कॉल्ड द डोमिनेटर इंट्रोड्यूस किए। इस सक्सेस से टॉम को अपने अगले चाइल्डहुड ड्रीम को फुलफिल करने का मौका मिला। रिमेंबर, जब वो छोटे थे तब वो डेट्रॉइट टाइगर्स के लिए खेलना चाहते थे। वेल, इन 1983 उन्होंने इस टीम को खरीद लिया एंड 1 साल बाद वो वर्ल्ड सीरीज जीत गए। और हाँ, टॉम और डोमिनोज की हालत बेहतर हो गए। 30 मिनट्स में डिलीवरी या फ्री पिज्जा की गारंटी से काफी अच्छे रिजल्ट्स आए और सेल्स भी इंक्रीज हुई, एंड फास्ट डिलीवरी की वजह से डोमिनोज की रेपुटेशन भी बढ़ गई। बाय 1899 हालत में अचानक डार्क टर्न आया, और इस कैंपेन ने डोमिनोज के लिए मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू किया। इसकी शुरुआत हुई जब एक 17 साल के डिलीवरी ड्राइवर का अपने पिकअप ट्रक से कंट्रोल हट गया और वो रोड पर स्किड होकर कार क्रैश में मर गया। न्यूज़पेपर में इसकी स्टोरी डिस्प्ले होने लगी और कुछ लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि अगर क्रैश का रीजन 30 मिनट डिलीवरी था तो कुछ ड्राइवर्स ऑर्डर टाइम पर पहुंचाने के लिए स्पीडिंग कर रहे हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर कुछ बड़े ब्रांड्स ने यह स्टोरी उठाई और जल्द ही नेशनल मैगजीन्स में भी यह कहा गया कि डोमिनोज पिज्जा में डेडली डिलीवरी प्रॉब्लम थी। एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें कहा गया कि होने वाले डेथ्स में 20 से ज्यादा डेथ्स में डोमिनोज ड्राइवर्स इन्वॉल्व हैं। एक और स्टोरी आई जिसमें डोमिनोज डिलीवरी एंड एक कपल के एक्सीडेंट के बारे में बताया गया। इसमें वाइफ की मौत हो गई और हस्बैंड को ब्रेन डैमेज हुआ। उनके फैमिली अटॉर्नी ने डोमिनोज स्ट्रिक्ट डिलीवरी पॉलिसीज को ब्लेम करके ड्राइवर की वेज पर भी सवाल किया। क्लेम किया गया कि ड्राइवर को डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जल्दी थी, इससे ये ट्रेजिक क्रैश हुआ। डोमिनोज ने $32 मिलियन पे किए। 1993 में एक और हाई प्रोफाइल लॉ सूट फाइल की गई जिसमें डोमिनोज ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा, जिससे वो दूसरे ड्राइवर से टकरा गया और उस ड्राइवर को स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हुई। डोमिनोज ने इसके लिए $78 मिलियन पे किए।
दिखने लगा था कि लोग बहुत गुस्से में हैं। कंज्यूमर ग्रुप्स ने भी साथ आकर पीपल अगेंस्ट डेंजरस डिलीवरी बनाया, जो एक ऐसा ग्रुप था जो डोमिनोज के काम के अगेंस्ट केस करता था। डोमिनोज रियलाइज्ड कि एक वक्त पर जो उनके लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव मार्केटिंग बन चुकी थी, अब वो उनके लिए एक कॉस्टली पीआर नाइटमेयर बन चुका था, जहां लोगों को लग रहा था कि उनके ड्राइवर स्पीडिंग करते हैं और डिलीवरी गारंटी की वजह से वो अनसेफ है। डोमिनोज ने अपनी पॉलिसीज बदलने का डिसाइड किया और 30 मिनट्स में डिलीवरी ना देकर सेटिस्फैक्शन गारंटी किया। ऑफ कोर्स ये उन लोगों के लिए काफी छोटी बात थी और काफी लेट भी था, क्योंकि लोग या तो इंजर्ड थे या अपनी जान गंवा चुके थे। 30 मिनट्स ऑफ फ्री गारंटी स्कीम को ड्रॉप करते ही न्यू मैस्कॉट को लॉन्च किया, जिसका नाम नॉइड था। A strange troll type creature with rabbit-like features, इसे one of the most obnoxious mascots of all time कहा जाता है। बिकॉज एक टिपिकल लवेबल मैस्कॉट ना होकर नॉइड एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर डिजाइन किया गया था जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हो, किसी विलन की तरह। फास्ट कंपनी इसे इस तरह डिस्क्राइब करती है: नॉइड एक तेज बात करने वाला पॉट बेलीड बक टूथेड पर्वर्ट है, स्क्वीज्ड इनटू अ स्किन टाइट रैबिट कॉस्ट्यूम। एक हैमबर्गलर लाइक कैरेक्टर जो था पूरी तरह से पिज्जा डिलीवरी को डीले करने को डिवोटेड। 80s तक नॉइड को डोमिनोज के हर एड्स में फीचर किया गया, जहां उन्होंने कस्टमर्स को अवॉइड द नॉइड कहा और उनसे प्रॉमिस किया कि उन्हें पिज्जास नॉइड प्रूफ होंगे। इसके अजीब अपीयरेंस के बाद भी कई कंज्यूमर्स नॉइड को पसंद करते थे। ये वियर्ड एंड यूनिकनेस का प्रॉपर अमाउंट था और उन्होंने तो इसके टॉयज बनाना भी शुरू कर दिए। वीडियो गेम्स एंड मर्चेंडाइज में नॉइड को फीचर करना शुरू कर दिए थे। बट देन अचानक ही सब बदल गया। ऑन जनवरी 30th, 1989, केनेथ लमर नॉइड नाम का आदमी गन लेकर जॉर्जिया के डोमिनोज रेस्टोरेंट में घुसा और 2 एम्प्लॉइज को 5 घंटे तक हॉस्टेज बनाकर रखा। केनेथ नॉइड मेंटली इल था और उसका मानना था कि अवॉइड द नॉइड उसके लिए पर्सनली किया गया था, जिसमें उसके नाम को डिफेम किया जा रहा था। नॉइड ने टॉम को नाम चुराने के लिए अक्यूज किया और बदले में पैसे मांगे। बट देन जब उसने डोमिनोज के एम्प्लॉइज को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ था, उस वक्त भूख लगने की वजह से उसने अपने लिए एक एम्प्लॉय से पिज्जा बनाने को कहा। थैंकफुली जब वो खा रहा था तब दोनों हॉस्टेज वहां से निकल गए। हालांकि एम्प्लॉयज अनहार्म थे, फिर भी डोमिनोज ने नॉइड को एड से हटा दिया। डैमेज तो हो चुका था। नॉइड को इस हॉरिफिक इवेंट से हटाना काफी मुश्किल था। डोमिनोज ये मानने से इनकार किया कि उन्होंने नॉइड को इसी इंसिडेंट के बाद हटा दिया, बट ये काइंड ऑफ क्लियर था कि इसी इंसिडेंट की वजह से ही नॉइड को हटाया गया था। हाउएवर उस स्ट्रेंज मैस्कॉट का अंत नहीं हुआ था। तो नॉइड की 2021 के डोमिनोज टीवी एड्स में दोबारा वापसी हुई। डोमिनोज के पूरे वर्ल्ड में न्यू फ्रेंचाइजी लोकेशंस के ओपन होने से टॉम अब काफी वेल्दी मैन बन चुके थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने स्ट्रॉन्ग कैथोलिक फेथ को सपोर्ट करने के लिए चैरिटीज में पैसे देंगे। द थिंग इज, उन्होंने ये काम द डोमिनोज फाउंडेशन के नाम पर किया, जिससे काफी सारी कंट्रोवर्सी होने लगी। ये शुरू तब हुआ जब टॉम ने $110,000 डोनेट किए एंड स्टेट फंडेड अबॉर्शंस को। उन्होंने टीवी पर लाइव होकर स्टेट फंडिंग ऑफ अबॉर्शंस के अगेंस्ट में फाइट के लिए भी पैसे दिए। टॉम ने एक फंड रेजर को भी कैंसिल किया था, जिसे द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन होस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये डोमिनोज के लैंड में होस्ट हो रहा था और ये प्रो चॉइस चैरिटीज को हेल्प करता। इसके रिस्पॉन्स में 1989 में उस ऑर्गेनाइजेशन ने डोमिनोज के अगेंस्ट नेशन वाइज बॉयकॉट किया। उन बॉयकॉटर्स का कहना था कि टॉम अपने पिज्जा प्रॉफिट को वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स को रोकने के लिए यूज कर रहे हैं एंड अपने पॉलिटिकल एम्स को प्रमोट कर रहे थे। जब डोमिनोज स्पोक्स पर्सन ने टॉम के बारे में पूछा, तब उन्होंने एडमिट किया कि तुम उन्हें चुप नहीं रख सकते। वो अबॉर्शन के बारे में बात कर रहे थे और वो लोगों से काफी गुस्सा थे। द प्रॉब्लम वॉज टॉम पब्लिकली एक लीडर और डोमिनोज के ओनर थे और उनका इस तरह स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टांसेस हमेशा ही डिवाइसिव होने वाला था। बट बॉयकॉट शुरू होने के 1 साल बाद टॉम ने एक सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा कि वह डोमिनोज बेचने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त तो ये बस र्यूमर लगा, बट कई साल बाद उन्होंने इस बात को माना और कहा कि मुझे लगता था कि इस तरह के बॉयकॉट से उन लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है जिनकी जिंदगी डोमिनोज पर डिपेंडेंट थी। मैं नहीं चाहता कि किसी भी फ्रेंचाइजीज या एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम फेस करना पड़े, बिकॉज मैं अपनी पोजीशन पर बैठा रहना चाहता हूँ। मैं अपनी ही कंपनी को टारगेट नहीं बनाना चाहता। टॉम ने एक्सेप्ट किया कि वो अपने चैरिटेबल एफर्ट्स को पूरा टाइम देना चाहते थे और जायंट पिज्जा चेन चलाते हुए वो ऐसा नहीं कर पाते। सेल को कंप्लीट होने में टॉम के एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा वक्त लगा, लार्जली बिकॉज डोमिनोज की सेल्स कम होने लगी थी और टॉम ऐसे वक्त में अपनी कंपनी को नहीं छोड़ना चाहते थे। बट इवेंचुअली बाय 1998, जब डोमिनोज के पास हजारों स्टोर्स थे, टॉम ने अपनी कंपनी बैंक कैपिटल मिट रोमनी के प्राइवेट इक्विटी फर्म को $1.1 बिलियन में बेच दी। ये उस बच्चे की कहानी है जिसकी मां ने उसे छोड़ दिया था और जिसने सब कुछ जीरो से शुरू किया था। हाउएवर अगर आपको लग रहा है कि टॉम के सीईओ से स्टेप बैक करने से कंपनी कंट्रोवर्सी से बच गई थी, तो आप गलत है। अभी तो कई सारी कंट्रोवर्सीज होनी बची हैं।
ईस्टर संडे 2009 डोमिनोज के 2 बोर्ड एम्प्लॉयज ने डिसाइड किया कि वो पिज्जा इंग्रेडिएंट्स के साथ अजीब चीजें करते हुए खुद को रिकॉर्ड करेंगे, जिसे बाद में कस्टमर्स को सर्व किया जाएगा। 5 वीडियोस की इस सीरीज को डिस्गस्टिंग डोमिनोज पीपल का नाम दिया गया, जिसमें 2 एम्प्लॉयज ने वहां के लगभग सारे हेल्थ कोड्स को वायलेट किया, लाइक सैंडविच पर छींका और दूसरे क्रॉस अनसैनिटरी स्टफ, और फिर उन वीडियोस को अपलोड किया। As soon as डोमिनोज को इसके बारे में पता चला, उन्होंने YouTube से कांटेक्ट कर इन वीडियोस को हटाने के लिए कहा, बट YouTube ने कहा इसके लिए परमिशन चाहिए, जो थे वो 2 एम्प्लॉयज के। सो डोमिनोज ने उन एम्प्लॉयज को ढूंढना शुरू किया। सिंस वो एम्प्लॉयज डम थे क्योंकि उन्होंने वीडियोस में अपने चेहरे शो किए थे, ऐसे में उन्हें ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और 3 घंटों के अंदर डोमिनोज ने उन्हें ढूंढ लिया। थैंकफुली डोमिनोज ने अपने कस्टमर्स को यकीन दिला पाया कि किसी को भी वो ऑर्डर सर्व नहीं किए गए थे, ये बस एक छोटा सा प्रैंक था। उन दोनों एम्प्लॉयज को फायर कर दिया गया इस होप में कि ये सब दोबारा नहीं होगा, पर नहीं। इस वीडियो में 250,000 व्यूज हो गए थे। बाय वेडनेसडे व्यूज 1 मिलियन तक पहुंच गए और रिमूव होने के पहले इस पर 2 मिलियन व्यूज आ चुके थे। ट्विटर पर इसकी बातें हो रही थी, न्यूज साइट्स में इससे शो किया गया था, और अगर आपने उस वक्त गूगल सर्च पर डोमिनोज टाइप किया होता तो ये फर्स्ट 5 रिजल्ट्स आपको ये वीडियो मिलते। ये एक टेरिबल सिचुएशन थी और उन्हें इसे रोकने की जरूरत थी। दस डोमिनोज के प्रेसिडेंट ने एक अपॉलोजाइजिंग वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वो कस्टमर्स को अश्योर कर रहे थे कि स्टोर को कंप्लीटली सैनिटाइज किया गया है और अब वो अपनी हायरिंग प्रोसेस को भी अच्छे से करेंगे। बट ऑफ कोर्स ज्यादातर लोगों ने डोमिनोज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को ना देखकर ओरिजिनल वीडियो देखा था। डोमिनोज ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, बट इससे ना तो लोगों के माइंड्स में उनकी इमेज चेंज हुई और ना ही ब्रांड के रेपुटेशनल डैमेज में कोई चेंज आया। इनफैक्ट HCD रिसर्च के एक नेशनल स्टडी में पाया गया कि 65% रेस्पोंडेंट्स जो पहले डोमिनोज पिज्जा जाते थे या ऑर्डर करते थे, वो उस वीडियो के बाद कम हो गए, एंड ये एक बार नहीं हुआ था। डोमिनोज दोबारा चर्चा में आया जब डोमिनोज के एम्प्लॉयज की फोटो वायरल हो गई, जिसमें उनके एम्प्लॉयज सुपरमार्केट से एक्सट्रीमली चीप पोटैटो वेजेस के बैग्स खरीद रहे थे, जिसे वो स्टोर्स में काफी महंगे दामों में नॉर्मल वेजेस के नाम पर बेच रहे थे। बट टू बी ऑनेस्ट, डोमिनोज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं, बल्कि डोमिनोज का बिगेस्ट प्रॉब्लम वो खुद था। $2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के हिट के बाद डोमिनोज के स्टॉक काफी तेजी से गिरे, ड्रॉपिंग बिलो $3 पर शेयर। अब ऑफ कोर्स उस टाइम पर कई कंपनीज के शेयर में काफी बड़ी गिरावट आई, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी सफर कर रही थी। बट जहां मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने बाउंस बैक कर दिया, बट डोमिनोज नहीं कर पाया। लोगों का मानना था कि टॉम के कंपनी छोड़ने के बाद डोमिनोज पिज्जा के क्वालिटी में गिरावट आई थी, रिव्यूज बद से बदतर हो रहे थे। प्रॉब्लम वाज डोमिनोज इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई थी, कुछ तो 40% तक चली गई थी, एंड सो डोमिनोज ने कॉस्ट कट करने के लिए ट्राई किया। छोटे अमाउंट्स में उतना पता नहीं चल रहा था, लाइक उन्होंने सॉस को सस्ते चीजों से बनाया या सस्ता डो या चीज खरीदा, बट इन सारे छोटे चेंजेस को कंबाइन होने से एक बेहद खराब प्रोडक्ट बना, एंड सो पुअर क्वालिटी पिज्जास की वजह से रेपुटेशन खराब होने लगी, सेल्स डाउन हो गई, खर्च बढ़ने लगी और हमेशा की तरह स्टॉक प्राइस में गिरावट आ गई। डोमिनोज 2010 तक बदतर हो चुकी थी। फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि डोमिनोज पिज्जा लास्ट डेकेड का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स था, तो आप क्या मानेंगे? मैं ये फूड बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, आई मीन लिटरली इन टर्म्स ऑफ ऑल कंपनीज, डोमिनोज उस वक्त वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट में से था। इन द लास्ट डेकेड डोमिनोज के स्टॉक प्राइस में 4000% ग्रोथ देखने को मिली है। उसने ऐसा कैसे किया? वेल, 2 वर्स्ट ईयर्स के बाद पैट्रिक डोयल CEO बन गए, और उन्होंने इमीडिएटली मार्केट रिसर्च कंडक्ट की, जिससे ये पता चल सके कि कस्टमर्स डोमिनोज के बारे में क्या सोचते हैं। फीडबैक काफी खराब था। फोकस ग्रुप्स ने उसके पिज्जा को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया फॉर लैकिंग फ्लेवर और कहा कि उनके क्रस्ट कार्डबोर्ड जैसे लगते हैं। इस फीडबैक से डोमिनोज को अपने प्रोडक्ट को रीवैल्यूएट करने का मौका मिला और उन्होंने फिर से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने एंटायर पिज्जा रेसिपी को रीफॉर्मुलेट किया और एक नया पिज्जा बनाया जो न्यू टेस्ट, टेक्सचर एंड अपीयरेंस में था। सप्लाई चेन फिर से बना, न्यू इंग्रेडिएंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया और कई सारे फंडामेंटल चेंजेस किए। बेसिकली एक न्यू ओरिजिनल पिज्जा क्रिएट किया फ्रॉम द क्रस्ट अप। डो से लेकर चीज और सॉस सब कुछ दोबारा बनाया गया और न्यू वेराइटीज भी ऐड की गई। बट द जीनियस स्ट्रोक वाज डोमिनोज ने मैसिव एड कैंपेन चलाया, जिसमें उन्होंने पुअर क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एंड कस्टमर्स से माफी मांगी। उन्होंने बेसिकली एडमिट कर लिया था कि उनके प्रोडक्ट क्वालिटी काफी खराब हो चुके थे। उन्होंने फोकस ग्रुप वाली एक्चुअल फुटेज शो की जहां लोग उनके क्रस्ट को कार्डबोर्ड कह रहे थे। बट देन डोमिनोज ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपने पिज्जा को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने उनके हेड शेफ्स के रेसिपी इंप्रूवमेंट्स को भी डॉक्यूमेंट किया।
एट द एंड ऑफ द एड कैंपेन हेड शेफ्स ने डोमिनोज क्रिटिक्स को पर्सनली न्यू पिज्जास डिलीवर किए और उन्होंने एडमिट किया कि पिज्जा के न्यू वर्जन काफी बेटर हैं। ये रीलॉन्च एक वेल एस्टैब्लिश्ड चेन के लिए काफी रिस्की मूव था। वो अपने प्रोडक्ट में सब कुछ बदल रहे थे और ये एडमिट भी कर रहे थे कि पुराना प्रोडक्ट खराब था। यस, विदाउट बैकअप प्लान, बट ये बोल्ड मूव काम कर गया। लोगों ने उनके ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट की और वो न्यू रेसिपी को ट्राई करने के लिए कन्विंस हो गए। क्रिटिसिज्म कन्फ्रंट करके डोमिनोज ने कस्टमर्स को वापस जीत लिया। इस कैंपेन ने ओवर 1 बिलियन मीडिया में जगह बनाई और डोमिनोज सेल्स रैपिडली इंक्रीज होने लगी और डोमिनोज के स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज हो गए। S&P 500 और कई दूसरी बड़ी टेक कंपनीज को पीछे छोड़कर 2008 से $3 से कम में ट्रेड करते हुए डोमिनोज के शेयर प्राइसेस ने आगे चलकर $400 क्रॉस किया। पैट्रिक ने कन्वीनियंस एंड स्पीड को स्ट्रीमलाइन किया। उन्होंने हर लोकेशन में डो बनाकर उन्होंने पूरे यूएस में डो फैक्ट्रीज बनाई जो इन स्टोर्स में रेडीमेड डो सप्लाई करेगा। बट डोमिनोज के टर्न अराउंड एंड ह्यूज सक्सेस का अभी तक का सबसे बड़ा रीजन था टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट एज वियर्ड एज माइट साउंड, पैट्रिक ने कहा डोमिनोज एक टेक कंपनी है जो सिर्फ पिज्जा बेचती है। उनका इससे मतलब था कि डोमिनोज ने काफी लंबे वक्त तक इनोवेटर बनने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल 2007 में वो पहले पिज्जा चेन थे जिन्होंने मोबाइल ऑर्डरिंग लॉन्च किया और 1996 में वो एक वेबसाइट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने यही कोशिश की जिससे कस्टमर्स को ऑर्डर करने में आसानी हो और उनके सेल्स की वास्ट मेजॉरिटी अब भी ऑनलाइन से ही आती है। उन्होंने ये भी देखा कि जब कस्टमर्स के पास ऑनलाइन मेन्यू होता है तब वो ज्यादा फूड ऑर्डर करते हैं। नाउ दूसरी कंपनीज ने भी एप्स एंड वेबसाइट्स का यूज करना शुरू किया, बट डोमिनोज वाज डेफिनेटली वन ऑफ द पायनियर्स इन ऑनलाइन ऑर्डरिंग और उन्होंने टेक में भी कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट किया जिससे कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज दोनों के लिए चीजें एफिशिएंट हो गई। डोमिनोज ने पिज्जा ट्रैकर लॉन्च किया सो कस्टमर्स पिज्जा बनने से लेकर डिलीवर होने तक सब कुछ ट्रैक कर सकते थे और उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ड्रोन्स को भी ट्राई किया। इट्स जस्ट वाओ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि टेक में उन्हें इन्वेस्टमेंट्स ने काफी ज्यादा फायदा दिया। हाउएवर 1960 में शुरू होने के बाद से 2019 तक वक्त लगा जिसके बाद उन्होंने पिज्जा वॉर्स में नंबर 1 स्पॉट क्लेम किया। उन्होंने पिज्जा हट्स के सेल्स नंबर्स को भी सरपास कर दिया। बिजनेस में 60 इयर्स बाद डोमिनोज वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑपरेशन बन गया। बट ऑफ ऑल द पिज्जा चेन्स, मुझे लगता है कि पापा जॉन्स की स्टोरी काफी क्रेजियर है। सो चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो बाय क्लिकिंग इन द थंबनेल। मैं आपसे वहीं मिलता हूं। Cheers.